हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं रीट लेवल 2 के जो साइंस मैथ का माइनर टेस्ट नंबर 2 हुआ था कलाम एकेडमी का, उससे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ये माइनर टेस्ट नंबर 2 हुआ था आपके 18/8/2025 को। ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। माइनर टेस्ट नंबर 2 रीट लेवल 2 साइंस मैथ। और इसके अलावा हमने रीट लेवल 1 का भी सॉल्यूशन करवाया हुआ है। और रीट लेवल 2 एसएसटी का जो पेपर हुआ था माइनर टेस्ट 2 वो हमने सॉल्व करवा दिया है। तो वो अगर आपने नहीं देखा है जाकर ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं फिर माइनर टेस्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला 80 से 90 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो कौन सा जिला है जो कि 80 से लेकर 90 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। तो वो आ जाएगा आपके प्रतापगढ़ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में है। तो अवरोही क्रम में आपके इसमें आ जाएगा धौलपुर, दौसा और झुंझुनू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला युग्म स्टेपी जलवायु परिस्थितियों से संबंधित नहीं है। यानी कि स्टेपी जलवायु जो परिस्थितियाँ हैं उससे संबंधित कौन सा नहीं है। तो वो आ जाएगा आपके जयपुर और अलवर इससे संबंधित नहीं रहने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4 नंबर आपको दे रखा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से असुमेलित युग्म है। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के नीचे आपको युग्म दे रखा है और कौन सा इसमें असुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें जो एस दे रखा है इसका शीत शुष्क नहीं होता है, इसका होता है अर्ध शुष्क। तो ये आपके असुमेलित हो जाएगा, बाकी सभी सुमेलित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर दे रखा है आपको, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2024 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा दर्ज की गई। तो वास्तविक वर्षा जो है वो कितनी दर्ज की गई। तो वो आ जाएगा आपके 66.24 सेंटीमीटर। यानी कि 1 जून से लेकर 30 सितंबर तक जो बारिश हुई थी वो होती है आपके 66.24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में मानसून प्रत्यावर्तन ऋतु के संदर्भ में असत्य कथन है। यानी कि जो मानसून प्रत्यावर्तन का जो समय आता है उसके संदर्भ में कुछ कथन दे रखे हैं, आपको इसमें से असत्य कथन का चयन करके लिखना है। यह प्रक्रिया शरद ऋतु के दौरान होती है, बिल्कुल सही है। इस ऋतु में राज्य में वर्षा नहीं होती है, बिल्कुल सही है। इस समय मानसूनी हवाओं की आर्द्रता चरमोत्कर्ष पर होती है, बिल्कुल गलत है भाई। इसमें आर्द्रता बिल्कुल नहीं होती है, ये शुष्क हवाएं होती है, क्योंकि वो बारिश करते हुए जाती है तो उसमें वो खाली हो जाती है, पूरे बादल खाली हो जाते हैं, नमी है ख़त्म हो जाती है, और जब वापस आते हैं तो बिल्कुल शुष्क रूप से आते हैं। इस समय हवाएं शांत और अत्यंत परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके असत्य कथन आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 7 नंबर आपको दे रखा है, थॉर्नवेट के अनुसार दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र किस जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो ये छायांकित क्षेत्र जो दे रखा है आपको दक्षिणी राजस्थान और हाड़ौती का पठार, ये आपके करेगा CA-W को प्रदर्शित करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा में सहायक है। तो जो राजस्थान में शीत ऋतु में बारिश होती है जिसे हम मावट के नाम से जानते हैं, उसमें कौन सी हवाएं है वो सहायक होती है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके पछुआ पवनें जो आती है आपके भूमध्य सागर की ओर से, वो इसमें बहुत ही ज़्यादा सहायक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 9 नंबर आपको दे रखा है, BSHW राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। तो BSHW जो है ये आपके एस का मतलब पता है ये क्या होता है, अर्धशुष्क। तो अर्धशुष्क क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10 नंबर आपको दे रखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 11 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा का कितना अंश जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है। तो राजस्थान में होने वाली जो कुल वर्षा है इसका कितना अंश है वो जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है। तो वो आ जाएगा आपके 90 से लेकर 95% है वो जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 12 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय है। तो वो आ जाएगा आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो है इसमें आपके उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान वाले जिलों के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 13 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में जनवरी माह में जैसलमेर जिले से गुजरने वाली वायुदाब रेखा कौन सी है।
तो जनवरी माह के अंदर जैसलमेर ज़िले से गुजरने वाली जो वायुदाब रेखा है वो आपके आती है 1018 मिलीबार से अधिक इसमें से गुजरती है, यानी कि 1018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 14 नंबर दे रखा है, राजस्थान मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो राज्य में अरावली बंगाल की खाड़ी शाखा के मार्ग में अवरोधक है, बिल्कुल सही है। राज्य में अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा राज्य में अरब सागरीय शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा की तुलना में अत्यंत कम वर्षा करती है, तो ये आपके बिल्कुल सही है। अभी जो अरब सागरीय शाखा है वो बंगाल की खाड़ी शाखा की तुलना में बहुत ही कम बारिश करती है, बिल्कुल सही है। और तीसरा दे रखा है, राज्य में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में परिवर्तनशीलता कम होती है, तो कम नहीं होती है, बहुत अधिक होती है परिवर्तनशीलता भाई, क्योंकि धौलपुर साइड यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसलमेर के अंदर वर्ष में एक बार भी बारिश कभी होती है कभी नहीं भी होती है, तो इसमें परिवर्तनशीलता बहुत ही अधिक पाई जाती है, तो ये इसमें आपके सत्य कथन नहीं है, बाकी सभी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 15 नंबर आपको दे रखा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही नहीं है, कौन से सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें आपको देखना है। तो इसमें आ जाएगा देखो CWG आपके सिरोही से रहने वाला है, और सही सुमेलित है पूछा है तो ये सिरोही में नहीं रहने वाला, क्योंकि CWG जो है ये आपका आएगा पूर्वी भाग, और सिरोही जो आता है वो आपके इसमें रहता है BSSW के अंदर, और ये इसमें आपके बाड़मेर नहीं होगा या गंगानगर नहीं होगा। तो AW में आपको दे रखा है डूंगरपुर, जो कि आपके बिल्कुल ही सही होने वाला है भाई, क्योंकि जैसे मान लो ये आपका राजस्थान का मैप है भाई, ठीक है, यहाँ पे जो इस साइड रहता है वो आपके रहता है BWSW, ठीक है ना, फिर यहाँ पे जो आएगा वो आएगा आपके BSHW, फिर यहाँ जो आएगा पूर्वी भाग वो आएगा आपके CWG, और जो ये दक्षिणी भाग रहता है यहाँ आपके रहता है AW। तो यहाँ पे आपको डूंगरपुर दे रखा है वो एकदम सही दे रखा है, बाकी सभी इसमें गलत है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 16 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर वाले माह का उपयुक्त युग्म है, यानी कि न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला महीना कौन सा है, कौन सा महीना युग्म रहता है वो आपको इसमें चयन करना है। तो न्यूनतम तापांतर जो है वो आ जाएगा आपके जुलाई और अगस्त महीने के अंदर न्यूनतम तापांतर पाया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 नंबर आपको दे रखा है, कथन 1, दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान बंगाल की खाड़ी की शाखा से बहुत ही कम बारिश प्राप्त करती है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजस्थान है वो 90% बारिश है वो बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करती है भाई। इसमें कारण भी दे रखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली के बिल्कुल समांतर स्थित है, तो बिल्कुल गलत है भाई, बंगाल की खाड़ी इसके समांतर नहीं गुजरती है, वो अरब सागर की शाखा आती है वो इस अरावली पर्वतमाला के समांतर रूप से गुजर जाती, तो इसमें आपके दोनों ही कथन है वह सत्य होने वाले हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र से सर्वाधिक लो आइस को उत्पादित किया जाता है। तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में लो आइस का उत्पादन किया जाता है, तो वो आपके इसमें रह जाएगा उत्तरी पूर्वी जो प्रदेश पड़ता है राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग, वहाँ से सर्वाधिक लो आइस उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 19 नंबर, 19 में दे रखा है, राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ जो माइंस है इसकी स्थापना होगी आपके उदयपुर के अंदर भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आपको दे रखा है 20 नंबर दे रखा है, तांबे की खाने सैनपरी तथा हनोतिया कर्मे से स्थित है। तो तांबे की 2 खाने हैं जिसका नाम है सैनपरी और हनोतिया, ये कर्मे से कहाँ पर स्थित है, तो वो आ जाएगा आपके अलवर व अजमेर के अंदर स्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्योंकि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा, अजमेर ज़िले में फेल्सपार के भंडार है। तो अजमेर ज़िले के अंदर फेल्सपार के भंडार पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा, अलवर बाड़मेर और भीलवाड़ा में रॉक फॉस्फेट के भंडार है, तो ये इसमें आपके हो जाएगा गलत। और सलादीपुरा सिक्कर पायराइट खनन क्षेत्र है, बिल्कुल इसमें सही है। तो इसमें पहला और तीसरा आपके सही हो जाएगा, इनके ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 22 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन भी कीजिए। तो एक तरफ आपको दे रखे हैं खनन क्षेत्र और एक तरफ दे रखे हैं आपको खनिज, तो इसमें आपको सम्मिलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है खनिज में दे रखा है कैल्साइड। तो कैल्साइड जो पाया जाता है इसका खनन क्षेत्र कौन सा रहने वाला है, तो वो आ जाएगा आपके तेजा काबास और बेलखा जो पहाड़ी है वहाँ से आपके कैल्साइड के भंडार पाए जाते हैं। दूसरा आता है इसके अंदर बेराइट्स,
तो बेराइट्स के जो भंडार है वो आपको मिलेंगे सैनपुरी और ज़ाहिर का खेड़ा के स्थान पर आपको बेराइट्स के भंडार मिलने वाले हैं। तीसरा दे रखा है फ्लोराइड। तो फ्लोराइड आपको मिल जाएगा भाई इसमें चौकरी और चौपाली नामक स्थान पर फ्लोराइड के भंडार मिलने वाले हैं। रॉक फॉस्फेट तो ये आपको मिलेगा बिरमानिया और फतेहगढ़ के अंदर रॉक फॉस्फेट के भंडार मिलने वाले हैं। तो इसमें आ जाएगा ए में 2, 1, 4 और 3। तो 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है। तो जैसलमेर के अंदर प्राकृतिक गैस के भंडार क्षेत्र कौन सा नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो वो आ जाएगा रोहिल जो है ये आपके प्राकृतिक गैस के भंडार नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान संपूर्ण देश का यानी कि राजस्थान जो है वो संपूर्ण देश का लगभग 22% अभ्रक उत्पादन करता है। तो बिल्कुल सही है भाई इसमें। और फिर दे रखा है 100% शीशा जस्ता व वोलेस्टोनाइट उत्पादित करता है। बिल्कुल सही है क्योंकि शीशा जस्ता और वोलेस्टोनाइट के अंदर राजस्थान का है वो एकाधिकार है, इसलिए 100% हो गया। और लगभग 90% से अधिक जिप्सम उत्पादित करता है। तो ये भी इसमें सही है। तो आपके इसमें तीनों ही है वो क्या हो जाएंगे कथन सही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 25 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन नहीं है। कौन सा है वो सत्य कथन नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें सबसे पहला दे रखा है, राज्य वर्तमान में 58 प्रकार के खनिजों का खनन करता है। बिल्कुल सही है भाई, 58 प्रकार के खनिजों का खनन करता है। राजस्थान देश में सर्वाधिक खनिज विविधता वाला राज्य है, यह भी बिल्कुल सही है। और अधात्विक खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। तो ये आपके इसमें सत्य नहीं रहने वाला है। और राज्य में देश की लगभग 19% खाने स्थित है, ये भी इसमें सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 है जो कि इसमें सत्य नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र डोलोमाइट का नहीं है। तो डोलोमाइट का नहीं है तो वो आ जाएगा आपके केसर देसर जो है ये आपके डोलोमाइट का क्षेत्र नहीं रहता है। बाकी बिठल देव से डोलोमाइट निकलता है, बाजलाड काबरा से भी निकलता है और गोरेला चांदा से भी आपके डोलोमाइट का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 27 नंबर आपको दे रखा है, निम्न को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चयन करके इसमें लिखना है। एक तरफ दे रखे हैं आपको खनिज, सामने दे रखे हैं उससे संबंधित क्षेत्र और इसमें आपको सुमेलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है पन्ना। तो पन्ना का संबंध आ जाएगा आपके इसमें रहने वाला है कहाँ से। तो पन्ना आ जाएगा आपके काला गुमान क्षेत्र से, यानी कि ए में आ जाएगा 2। फिर दे रखा हीरा, तो हीरा आ जाएगा आपके केसरपुरा से यानी कि 1। फिर दे रखा तांबड़ा, तो तांबड़ा आ जाएगा आपके सरवाड़ नामक स्थान यानी कि 4 हो जाएगा। और वापस पन्ना आ जाएगा आपके टिक्की नामक स्थान से यानी कि 3। तो 2, 1, 4, 3। तो 2, 1, 4, 3 कौन से मारा देख लो। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2, 1, 4, 3। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 28 नंबर आपको दे रखा है, चंदेरिया स्थित जिंक स्मेल्टर संयंत्र संचालित है। मतलब ये दिख नहीं रहा लेकिन मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ कि चंदेरिया स्थित जो जिंक स्मेल्टर संयंत्र है वो किसके द्वारा संचालित है। तो वो आ जाएगा आपके वेदांता कंपनी के द्वारा संचालित रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है। तो राजस्थान के अंदर जो लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं वो कहाँ पर स्थित है। तो वह इसमें आ जाएगा आपके मोकला, माता सुक और पलाना नामक स्थान पर लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 23 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित यानी कि खनन क्षेत्र और खनिज में से असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो आपको इसमें से असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें आ जाएगा अकवाली और सतकुई, तो इसमें से तांबा उत्खनन किया जाता है, बिल्कुल सही है। और जगपुरा भूकिया यहाँ से सोना निकलता है, बिल्कुल सही है। बंजारी लक्ष्मी यहाँ से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, बिल्कुल सही है। लेकिन गुर्जरबाड़ा से मैग्नीज निकलता है, ये इसमें आपके असत्य कथन रहने वाला है। तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 31 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान खनिज नीति 2024 कब लागू की गई। तो राजस्थान खनिज नीति 2024 जो है इसे कब लागू किया गया। तो वह आ जाएगा आपके 4 दिसंबर को ये नीति लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 32 नंबर आपको दे रखा है, केवोलिन के नाम से किसे जाना जाता है। यानी कि जो केवोलिन है इसके नाम से किसे जाना जाता है। तो वो आपके इसमें आ जाएगा चाइना क्ले को केवोलिन के नाम से भी जाना जाता है भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 33 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान में रागेश्वरी
तथा मंगला तेल के कुएं स्थित है। तो रागेश्वरी और मंगला जो तेल के कुएं हैं ये आपको मिलेंगे बाड़मेर और सांचौर बेसिन के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज नहीं है? अधात्विक खनिज कौन सा नहीं है? तो यूरेनियम इसमें अधात्विक है, कैल्साइट अधात्विक है, बेराइट्स इसमें अधात्विक रहता है, लेकिन टंगस्टन जो है ये आपके धात्विक खनिज रहता है, क्योंकि टंगस्टन का उपयोग आपको पता होगा कि बल्ब का जो तंतु है उसे बनाने के लिए किया जाता है, जो कि एक धातु है, इसलिए ये आपका आ जाएगा धात्विक खनिज। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 35 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर लाभकारी निकाय जो खनन कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों तथा व्यक्तियों के हित के लिए कार्य करता है वह है? तो वह इसमें आ जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट जो है वो इसके तहत है, वो हित के लिए कार्य करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 36 नंबर आपको दे रखा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत राज्य का राज्यपाल डैश 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 होता है। तो राज्य का जो राज्यपाल है वो आपके नियुक्त होता है भाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 37 नंबर आपको दे रखा है, विधायकों की अयोग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? यानी कि कोई विधायक अगर अयोग्य साबित हो रहा है तो उसका निर्णय है वो राज्यपाल कौन से आर्टिकल के तहत करेगा? तो वो इसमें आपके आ जाएगा अनुच्छेद 192 के तहत उसको अयोग्य घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 नंबर आपको दे रखा है, श्री गुरुमुख निहाल सिंह को कब राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो श्री गुरुमुख निहाल सिंह जो है इनको राजस्थान के पहले राज्यपाल के रूप में कब नियुक्त किया गया? तो वो आ जाएगा आपके 25 अक्टूबर 1956 को राज्यपाल के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। तो 25 अक्टूबर 1956 आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 39 नंबर आपको दे रखा है, अनुच्छेद 158(3) के अनुसार, यहाँ पे देख लो 158(3)(a) दे रखा है। तो 158(3)(a) के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल है तो उसको दिए जाने वाली उपलब्धियां और भत्ते किसके द्वारा तय मानकों के हिसाब से राज्य मिलकर प्रदान करते हैं? तो वो आ जाएगा आपके राष्ट्रपति, यानी कि राज्यपाल के जो वेतन भत्ते हैं उसका निर्धारण है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 40 नंबर आपको दे रखा है, मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य है उनका उल्लेख आता है आपके अनुच्छेद 163 के अंदर, यानी कि 167 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 41 नंबर आपको दे रखा है, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा व्यक्तिशः कौन से मुख्यमंत्री है? तो व्यक्तिगत रूप से कौन से मुख्यमंत्री है? तो वो आ जाएगा आपके 14वें मुख्यमंत्री रहते हैं व्यक्तिगत रूप से श्री भजनलाल शर्मा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 42 नंबर आपको दे रखा है, राज्य विधानसभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्य विधानसभा के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर आपको विचार करना है भाई। तो पहला कथन आपको दे रखा है, विधानमंडल के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। दूसरा दे रखा है, इनका निर्वाचन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से खुली मतदान प्रणाली से होता है। तो इसमें आप क्या वो पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और दूसरा इसमें आपके असत्य रहने वाला है, और सत्य कथन पूछा है तो इसमें आ जाएगा आपके केवल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 43 नंबर आपको दे रखा है, राज्य विधानमंडल के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। यानी कि सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करके लिखना है कि कौन सा इसमें आपके सही सुमेलित रहता है, तो वो आपको इसमें से देख के लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है सदस्यों का कार्यकाल। तो सदस्यों का कार्यकाल आ जाएगा आपके आर्टिकल 172 के अंदर, यानी कि ए में आ जाएगा 4। फिर दे रखा है सदस्यों की योग्यता। तो सदस्यों की योग्यता जो है वो आपके आ जाएगा आर्टिकल 173 के अंदर, यानी कि बी में आ जाएगा 3। फिर दे रखा है सदस्यों की शपथ। तो शपथ का उल्लेख आपको मिलेगा आर्टिकल 188 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। फिर दे रखा है आपको डी में दे रखा है सदस्यों की अयोग्यता है। तो सदस्यों की अयोग्यता जो है वो आपको मिलेगा आर्टिकल 191 के अंदर, यानी कि 2। तो 4 3 1 2। तो देख लो इसमें कौन से ऑप्शन में 4 3 1 2 आ रहा है। तो 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 44 नंबर आपको दे रखा है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री कंवरलाल को निरहित किया गया है, ये किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे? यानी कि बीजेपी के जो विधायक थे श्री कंवरलाल जी, इनको अभी हाल ही में अयोग्य घोषित किया गया था। ये कौन से विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आए थे? तो वो आ जाएगी आपके अंता 12 से ही निर्वाचित होकर के आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर आपको दे रखा है,
निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया? तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया तो वह आ जाएगा आपके 7वां संविधान संशोधन। इसके तहत है वो एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 46 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राजस्थान उच्च न्यायालय जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो इसमें आ जाएगा आपके के वर्मा जो है वो इसके मुख्य न्यायाधीश रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 47 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो असत्य कथन कौन सा है उसकी आपको पहचान करके लिखना है। तो राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व में आया था, बिल्कुल सही है। राज्य में मुख्य सचिव अवशिष्ट वशिष्ठदार होते हैं, बिल्कुल सही है। मुख्य सचिव का चयन राज्य का मुख्यमंत्री करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और राज्य में वर्तमान में मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल है, तो ये इसमें आपके असत्य आ जाएगा, बाकी सभी कथन सत्य है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपके असत्य कथन रहने वाला है। नेक्स्ट देखो भी, 48 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन रहे? यानी कि सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्य सचिव रहने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो वो आ जाएगा आपके भगत सिंह मेहता जो है, इन्होंने सबसे अधिक कार्यकाल तक मुख्य सचिव पद पर कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 49 नंबर आपको दे रखा है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष निर्धारित किया गया? यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 है, इसकी किस धारा के अकॉर्डिंग कहा गया है कि तो जिले का जो जिला कलेक्टर होगा वही जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होगा? तो वो धारा आपके रहने वाली है, इसमें आ जाएगी कि धारा 25 के तहत उसको है वो अध्यक्ष निर्वाचित या अध्यक्ष है वो निर्धारित किया गया है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान पुलिस सेवा का गठन कब हुआ? तो राजस्थान पुलिस सेवा का जो गठन है वो आपके 1951 के अंदर इसका गठन किया गया था। तो राजस्थान पुलिस सेवा गठन 1951 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 51 नंबर दे रखा है आपको, देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो शुरुआत है वो कब होती है? तो वो आ जाएगी आपके 2 अक्टूबर 1959 को इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 52 नंबर आपको दे रखा है, ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति होती है। तो ग्राम सभा की जो बैठक है इसकी गणपूर्ति कितनी होती है? तो वो आ जाएगा कुल सदस्यों का 1/10वां भाग, या फिर कह सकते हैं 10वां भाग, यानी कि जो 1/10 है वो इसकी गणपूर्ति रहती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 53 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगरपालिका की संरचना से संबंधित है? तो नगरपालिका की जो संरचना है वो आपको मिलेगी 243 आर के अंदर, आपको नगरपालिका की संरचना का उल्लेख मिलने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 54 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी में वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य के पद है? तो अध्यक्ष सहित अभी देखा जाए तो एक अध्यक्ष होता है और 10 इसमें सदस्य होते हैं, यानी कि कुल देखा जाए तो 11 आपके सदस्यों के पद निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55 नंबर, राजस्थानी साहित्य का वीर गाथा काल कब से कब तक रहा है? तो राजस्थानी साहित्य का जो वीर गाथा का काल है वो आपको मिलेगा 1050 से 1450 ईस्वी के मध्य का जो काल रहता है वो आपको वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 56 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थानी साहित्य की ख्यात विधा के संबंध में सही कथन है। तो ख्यात विधा के बारे में कौन सा कथन सत्य है वो आपको चयन करना है। पहला कथन दे रखा, ख्यात वंशावली तथा प्रशस्ति लेखन का विस्तृत रूप है, तो बिल्कुल सही है भाई। दूसरा दे रखा, ख्यातों का विस्तृत रूप 18वीं शताब्दी के अंत में बनना प्रारंभ हुआ था, तो ये इसमें आपके असत्य आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला या आपके सत्य है कि केवल एक कथन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 57 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थानी साहित्य लेखन की ऐसी विधा जिसमें नृत्य, गायन व अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है, तो वह आपको मिलेगी रास, यानी कि रास विधा के अंदर नृत्य भी मिलेगा, गायन भी मिलेगा, अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 58 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी एक प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं है? यानी कि कौन सी एक प्रारंभिक कालीन लौकिक साहित्य की रचना नहीं रहती है? तो वो आपको रहेगा रणमल छंद जो है ये आपके इस काल की नहीं रहती है, बाकी सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 59 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से यानी कि लेखक रचना कौन सा युग में वो सुमेलित नहीं है, वो आपको इसमें चयन करना है। पर थोड़ा इसमें पीडीएफ बनाने थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए थोड़े धुंधले दिख रहे हैं आपको, लेकिन मैं आपको बोल के सुना दूंगा, आप आराम से इसको सुन लेना, ठीक है ना।
तो निम्न में से लेखक रचना में से कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है, वो आपको चयन करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ब्रजसेन सूरी जो है इसकी रचना दे रखी है भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि आपके सुमेलित नहीं रहने वाली। फिर दे रखा आपको शालिभद्र सूरी, तो शालिभद्र सूरी की आ जाएगी बुद्धि रास, बिल्कुल सही है। और कवि असाहित जो है इसकी दे रखी है आपके हंसावलो, तो ये इसमें आपके बिल्कुल सही है। चंद्रबरदाई की आ जाएगी आपके पृथ्वीराज रासो, तो वो भी सही है। लेकिन असत्य पूछा या सुमेलित नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सुमेलित नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 60 नंबर आपको दे रखा है। 29 मई को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने डैश 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 से राजस्थान में राज्य स्तर पर विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। तो इसमें रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन आने वाला है, तो वो आ जाएगा आपके राजगढ़ अलवर के अंदर है वो विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ भागीरथ चौधरी के द्वारा किया गया था भाई, वो भी 29 मई को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 61 नंबर आपको दे रखा है। 23 अप्रैल 2025 को राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रोथेरेपी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन किया गया। तो निम्नलिखित में से कौन इस बोर्ड का सदस्य नहीं था, तो इस बोर्ड का सदस्य वो कौन नहीं था, तो वो आपके इसमें आ जाएगा जो राजीव वर्मा है, वो इस बोर्ड के वो सदस्य नहीं थे, बाकी सभी इसके सदस्य रहते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 62 नंबर आपको दे रखा है। 4 से लेकर 15 मई तक बिहार में आयोजित हुए 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 7 से लेकर 14 मई तक बिहार के अंदर 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। और इसमें सबसे पहला आपको दे रखा है कि इन खेलों में राजस्थान ने 60 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 60 स्वर्ण पदक नहीं जीते हैं भाई, इसमें कुल है वो 60 पदक ही जीते थे, जिसमें से 24 स्वर्ण पदक जीते गए थे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आप कह सकती है। फिर दे रखा इन खेलों में राजस्थान की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी हो जाएगा गलत। इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक साइकिलिंग में जीते हैं, बिल्कुल सही है भाई, सर्वाधिक पदक जो है वो साइकिलिंग के अंदर जीते गए थे, यानी कि केवल आपके सी कथन सत्य है। तो केवल सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 63 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान के किस लोकसभा सदस्य को प्राइम फाउंडेशन द्वारा संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित या संसद रत्न अवार्ड 2025 है प्रदान किया गया, तो वो आ जाएगा आपके पीपी चौधरी, जो कि पाली से सांसद है। उनको अभी हाल ही में प्राइम फाउंडेशन के द्वारा संसद रत्न अवार्ड 2025 से भी सम्मानित किया गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 64 नंबर आपको दे रखा है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कर असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना और असंगत युग्म का आपको चयन करके लिखना है। एक तरफ दे रखी है सूची 1, सामने दे रखी है सूची 2। तो पहला इसमें दे रखा है आपके देवनारायण कॉरिडोर, तो इसका संबंध आपके बिल्कुल सही है, भीलवाड़ा के अंदर है। दूसरा दे रखा है राजस्थान का तीसरा प्रधानमंत्री दिव्यांशा केंद्र, जो कि आपके कोटा में स्थित है, बिल्कुल सही है। तीसरा दे रखा है राजस्थान का पहला साइबर सपोर्ट सेंटर, ये भरतपुर के अंदर आपके स्थित नहीं रहने वाला है, ये इसमें आपके गलत हो जाएगा। और राजस्थान का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो है, वो आपके जोधपुर में है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आप असंगत युग्म का पूछा है, तो वो आ जाएगा आपके तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 65 नंबर आपको दे रखा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो चल रही है, इसके बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से आपको असत्य कथनों को पहचानना है भाई, ठीक है ना। नहीं, इसमें 1 मिनट आपको सही विकल्प का चयन करना है, यानी कि सत्य कोड कौन से है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से कथन सत्य है। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार से जोड़कर गरीबी रेखा से ऊपर लाना है, बिल्कुल सही है। इस योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के 10,000 गांव चिन्हित किए गए, ये आपके गलत हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित परिवारों को 31,000 रुपये आर्थिक सहायता व आत्मनिर्भर कार्ड है वो वितरित किए जाएंगे, तो ये भी इसमें आपके गलत है। लेकिन इसमें सही कथन आपके केवल और केवल ए रहने वाला है, यानी कि सत्य कथनों में आपके केवल ए सही, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 66 आपको दे रखा है। वर्दी विकास के संबंध में असत्य है, तो वर्दी विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य रहता है, तो इसमें आपको पहला दे रखा है वर्दी निश्चित आयु पर समाप्त हो जाती है, बिल्कुल सही है। विकास मरने तक जारी रहता है, बिल्कुल सही है। और वर्दी हमेशा विकास को प्रभावित करती है, यानी कि वर्दी जो है वो हमेशा आपको ध्यान रखना विकास को प्रभावित करती है, विकास हमेशा वर्दी को प्रभावित करता है, ये कथन गलत है भाई। विकास वर्दी को प्रभावित नहीं करता है, वर्दी है वो विकास को प्रभावित करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके इसमें असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 67 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से सत्य है,
तो सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। पहला दे रखा है विकास वर्दी का एक भाग है, तो विकास वर्दी का भाग नहीं है, वर्दी विकास का भाग होता है। तो देखो दूसरा दे दिया वर्दी है वो विकास का भाग है, बिल्कुल सही है, वर्दी जो है वो आपके विकास का भाग रहती है। तीसरा दे रखा है वर्दी के अभाव में विकास दिखाई दे सकता है, तो वर्दी के अभाव में आपको विकास दिखाई दे सकता है, बिल्कुल सही है भाई। और 4 नंबर दे रखा है आपको विकास के अभाव में वर्दी दिखाई दे सकती है, तो वो हो जाएगा आपकी गलत है, यानी कि इसमें आपके 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 आपको दे रखा है विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषता व नवीन योग्यता दिखाई देती है, ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन देने वाला है आपके हरलॉक कि विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता है वो दिखाई देती है, ये कहने वाले कौन थे? तो वो आ जाएगा आपके हरलॉक के द्वारा ये कथन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 आपको दे रखा है क्लिनिक में उपस्थित कुछ माता पिता जो इसलिए परेशान थे कि कुछ के बच्चे घुटनों के बल ही चल रहे थे और पैरों पर नहीं चल पा रहे थे, वही कुछ के बच्चे घुटनों के बल पर भी नहीं चल पा रहे थे। उन्हें देखकर पीडियाट्रिशियन ने कहा कि आप चिंता ना करें, हर बच्चा पहले सर पर नियंत्रण करता है, फिर गर्दन पर नियंत्रण करता है, फिर घुटनों के बल चलता है और अंत में चलना सीखता है। भले ही यह समय कम ज़्यादा लगे, लेकिन ये नॉर्मल प्रोसेस है। ये घटनाक्रम किस सिद्धांत को स्पष्ट करता है? तो इसमें आपके कौन सा सिद्धांत रहने वाला है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो वो सिद्धांत आ जाएगा आपके इसमें व्यक्तिगत भिन्नता और स्फेलोकोडल और समान प्रतिमान का सिद्धांत इसमें रहता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 70 नंबर आपको दे रखा है राहुल को पहले मम्मी रोटी के निवाले तोड़कर थाली में देती थी, जिन्हें वह सब्जी में लगाकर खा लेता था, और अब वह रोटी तोड़ने भी लग गया और निवाला बनाकर खाने भी लग गया। ये प्रगति है, तो ये प्रगति आ जाएगी आपके इंटीग्रेशन की प्रगति रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 71 नंबर आपको दे रखा है परिपक्वता और अधिगम का विकास से संबंध देखते हुए किस गणितीय मॉडल से इसे समझ सकते हैं? यानी कि जो परिपक्वता और जो अधिगम का विकास है इसके संबंध देखते हुए किस गणितीय मॉडल से इसे समझा जा सकता है? तो वो आ जाएगा आपके गुणा का मॉडल के द्वारा इसको समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 72 नंबर आपको दे रखा है उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित समूह नहीं है, तो उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित समूह कौन सा नहीं है? तो वो आ जाएगा आपकी खेल की आयु, तीव्र कामुकता, संग्रहण और निरुद्देश्य घूमना, ये आपके उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित नहीं रहती है और बाकी सभी आपके उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 73 आपको दे रखा है आसक्ति का विकास होता है, तो जो आसक्ति है इसका विकास क्या होता है? तो वो आ जाएगा आपके शैशवावस्था के अंदर आसक्ति का विकास होता है भाई। तो कौन सी अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था के अंतर्गत आपके आसक्ति का विकास होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 नंबर आपको दे रखा है 74 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूँ, अब आराम से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको दे रखा है 74 कि पूर्व बाल्यावस्था नहीं है, यानी कि कौन सी अवस्था है जो पूर्व बाल्यावस्था नहीं है? तो वो आपके इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो दे रखा है विद्यालय जाने की अवस्था, तो ये आपके इसमें पूर्व बाल्यावस्था में नहीं है, बाकी सभी इसमें रहने वाली है भाई, ठीक है। जैसे समूह पूर्व अवस्था है, प्रश्न पूछने की अवस्था है और वैधानिक ऐसा कुछ अवस्था करके है, तो वो इसमें रहने वाला है, लेकिन ये आपके इसमें नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है भाई 75 कि दांत निकलने की औसत आयु है, यानी कि दांत निकलने की जो औसत आयु होती है वो कौन सी रहने वाली है? तो वो आ जाएगी आपके 6 से लेकर 8 माह के अंदर है वो दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 76 आपको दे रखा है 6 साल की नंदिनी अब पेंसिल से छोटे छोटे अक्षर एक सीधी पंक्ति में लिख सकती है और मार्जिन के अंदर पैराग्राफ को पूरा रख सकती है और ये किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण आपके आ जाएगा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का विकास हो रहा है, तो इसमें आपके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 77 आपको दे रखा है अक्कू का फरेरा रोस्टर्स चॉकलेट देखते ही तुरंत खाने का मन हो गया, ये किस मूल प्रवृत्ति संवेग का उदाहरण है? तो ये किस मूल प्रवृत्ति संवेग का उदाहरण रहता है? तो वो आ जाएगी आपके स्वाद मूल प्रवृत्ति संवेग का उदाहरण रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 78 आपको दे रखा है बाल्यावस्था का अनोखा काल है, तो बाल्यावस्था का अनोखा काल कौन सा है? तो वो आ जाएगा आपके संवेगात्मक विकास का जो काल होता है वो आपके बाल्यावस्था का अनोखा काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 79 आपको दे रखा है
सामाजिकरण आरंभ होता है। तो सामाजिकरण जो है वो कहाँ से आरंभ होता है? स्कूल से होता है, व्यवसाय से होता है, मित्र से होता है या परिवार से होता है? तो सामाजिकरण का जो आरंभ है वो आपके परिवार से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 80 नंबर आपको दे रखा है, ईर्ष्या विकसित होती है, यानी कि जो ईर्ष्या है वो कौन से एज के अंदर है वो विकसित हो जाती है? तो ईर्ष्या आपके आ जाएगी 1.5 वर्ष के बाद है वो ये ईर्ष्या स्टार्ट हो जाती है भाई, ठीक है ना। यानी कि आपके इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। तो बाल्यावस्था का कौन सा है वो विकासात्मक कार्य नहीं रहता है? तो वो इसमें आपके आ जाएगा लैंगिक अंतर को समझना, ये इसमें आपके विकासात्मक कार्य नहीं रहता है। बाकी सभी इसमें आप जैसे अपनी उम्र के लोगों में रहना हो जाता है, लैंगिक भूमिका को समझना हो जाता है, साधारण शारीरिक कुशलता का विकास होने लग जाता है। तो इसमें आपके लैंगिक अंतर को समझना, ये इसमें बाल्यावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 82 आपको दे रखा है, युद्ध है। तो युद्ध क्या है? यानी कि जो युद्ध है वो आपके रहने वाला है क्रोनोस सिस्टम। तो युद्ध आपके क्या आ जाएंगे? तो क्रोनोस सिस्टम इसमें रहने वाले हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 83 आपको, कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का संबंध नैतिक विकास के सिद्धांतों से नहीं है? तो नैतिक विकास के सिद्धांतों से किसका संबंध नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके ब्रूनर का संबंध इसमें नहीं रहता है। बाकी रॉबर्ट हेविक्स्टन का संबंध है, जीन पियाजे का है, कोहलबर्ग का भी संबंध नैतिक विकास से रहता है, लेकिन ब्रूनर का संबंध इसमें नहीं रहने वाला है। तो 83 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 84 आपको दे रखा है, 10 वर्षीय बच्चा आसानी से चीज़ों को ऊंचाई और चौड़ाई के आधार पर अलग अलग समूह में बांट देता है। तो पियाजे के अनुसार यह क्षमता किससे जुड़ी है? तो जीन पियाजे के अनुसार जो ये क्षमता है ये आपके श्रेणीकरण से संबंधित रहती है, या फिर श्रेणीकरण से जुड़ी हुई क्षमता रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 85 आपको दे रखा है, असर्शन कथन दे रखा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा प्रतीकों का उपयोग करना सीखता है, और इसमें कारण आपको दे रखा है कि इस अवस्था में भाषा और कल्पना की क्षमता तेज़ी से विकसित होती है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा इसमें आपके सही है। तो इसमें आपके दोनों ही सही रहने वाले हैं, और आर जो है वो एक की पूर्ण रूप से व्याख्या भी करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 86 आपको दे रखा है, एक बच्चा कहता है कि अगर सब लोग बिना टिकट ट्रेन में चढ़ेंगे तो सिस्टम ट्रेन यानी कि कोलैप्स हो जाएगा, या सिस्टम टूट जाएगा, या फिर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये किस स्तर का उदाहरण है? यानी कि एक बच्चा कहता है कि अगर सभी लोग ट्रेन के अंदर बिना टिकट अगर यात्रा करने लग जाएंगे तो ये जो ट्रेन का सिस्टम है, पूरा जो खर्चा चल रहा है, ये पूरा का पूरा कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि सिस्टम टूट जाएगा। तो ये किस स्तर का उदाहरण रहता है? तो वो आपके इसमें स्तर आ जाएगा सामाजिक क्रम का संपोषण, यानी कि सामाजिक क्रम का संपोषण का सिद्धांत इसमें इस प्रकार का उदाहरण इसमें रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 87 आपको दे रखा है, कथन दे रखा है आपको ये कि प्री कन्वेंशनल स्तर में नैतिक निर्णय व्यक्तिगत लाभ और सजा से बचने पर आधारित होते हैं। तो इसमें कारण दे रखा है कि इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक मानकों से अधिक सार्वभौमिक सिद्धांतों को महत्व देता है। तो इसमें आपके आ जाएगा कि ए और आर दोनों है सही, लेकिन आर इसकी व्याख्या बिल्कुल भी नहीं करता भाई। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 88 आपको दे रखा है, एक छात्र परीक्षा में नकल करने वाला था, लेकिन अचानक सोचता है कि अगर पकड़ा गया तो प्रिंसिपल मेरे माता पिता को बुलाएंगे और मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। ये किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये उदाहरण किस प्रकार का रहता है? तो वो आ जाएगा आपके चरण 3 का उदाहरण रहता है कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 89 आपको दे रखा है कि एक 4 साल का बच्चा अपने पिता की नकली दाढ़ी लगाकर रोल प्ले में पापा का नाटक करता है। अगर इस समय उसे लगातार रोका जाए या कहा जाए कि वे गलत है, तो एरिक्सन के अनुसार उसमें कौन सा नकारात्मक भाव है विकसित हो जाएगा? तो इसमें आपके दोष का भाव है विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 90 नंबर आपको दे रखा है, कथन दे रखा है कि इसके फोल्डिंग में शिक्षक समय के साथ मदद की मात्रा घटाता है, और कारण आता है कि क्योंकि उद्देश्य छात्र के स्वतंत्र समस्या समाधान क्षमता को बढ़ाना है। तो इसमें आपका आ जाएगा दोनों ही सही है, और इसमें आपके आर जो है वो एक की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 91 आपको दे रखा है। अब इसमें आपके मैथ के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो मैं इसमें आपके मैथ के जो आंसर आ रहे हैं वो राइट लगा के आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें आपके क्वेश्चन नंबर 91 में दे रखा है, √2 का मान 1.4142, तो आपको √98 - 1/4 √32 - √50 इसके बराबर होगा।
तो ये आपके इसमें आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 3 1.4142 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 92 नंबर, यदि x बराबर 7 + 4√3 हो तो √x + 1/√x का मान होगा। तो ये आपके इसमें आ जाएगा 4, इसका मान क्या हो जाएगा, तो 4 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 93 आपको दे रखा है, अंडररूट में एक संख्या दे रखी है दशमलव के अंदर और पूछा है कि √x का मान क्या होगा। तो √x का जो मान है वो आपके इसमें 2 रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी कि 6 अंकों की कौन सी संख्या है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या रहती है। तो वो आपके इसमें आ जाएगा कि जो 998001 जो आएगी, ये 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और जो कि पूर्ण वर्ग संख्या भी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 95 आपको दे रखा है, संख्या 2450 में कम से कम क्या जोड़ा जाए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। यानी कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो वो आ जाएगा आपके इसमें 50 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, जो कि हो जाएगी आपके 2500। ठीक है ना। और 2500 भाई किसका वर्ग है वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है 98 कि कोष्टक 8 + 2√15 - 4/8 + 2√15 का मान है। तो ये किसका मान हो जाएगा, तो वो इसमें आपके रहने वाला है 4√15 का मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 आपको दे रखा है, √74 + √700 गुणा √42 + √42 + √42 + √42, इसका मान पूछा है क्या होगा। तो वो आपके इसका मान रहने वाला है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 98 आपको दे रखा है, पूर्ण वर्ग संख्या ये आपको दे रखा है, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या वो क्या होने वाली है। यानी कि जो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी वो आपकी क्या रहने वाली है। तो वो आ जाएगा आपके 6 संख्याओं का इसमें अंक रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 99 आपको दे रखा है, एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी संख्या के वो घनमूल का 2 गुना है तो वह संख्या है। यानी कि एक प्राकृत संख्या है जिसका वर्गमूल जो है वो संख्या के घनमूल का 2 गुना है तो वह संख्या क्या हो जाएगी। तो वो हो जाएगी इसमें आपके 64 रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 100 नंबर आपको दे रखा है, √2 + √3 अंडररूट में √2 + √2 + √3 और इस प्रकार √2 हर बार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका आपको मान पूछा है किसके बराबर होगा। तो वो आ जाएगा आपके 1 के बराबर रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, ऐसे करते करते 20 का जो स्क्वायर आएगा इसका मान क्या होगा। तो इसका मान आ जाएगा आपके 1540 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है, √15 + √³ x बराबर 3 हो तो x का मान क्या होगा। तो इसमें आपके जो x का मान रहने वाला है वो आ जाएगा आपके 64 रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपको दे रखा है 103, तो 103 में ये संख्या दे रखी है और इसका आपको मान पूछा गया है। तो इसका मान आ जाएगा आपके 6/11 इसका मान रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 104 आपको दे रखा है, इसमें भी आपको सरलीकरण के क्वेश्चन है, इनकी घनमूल के अंदर है और सरल करके इसको सॉल्व करना है। तो इसका मान आ जाएगा आपके 1/2 रहने वाला है भाई। जो अंडररूट में है इसको इसके जो वर्गमूल आता है उसमें व्यक्त कर दो और आराम से इसका सॉल्व हो जाएगा भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है, 105 में आपको दे रखा है 7,29,000 का घनमूल है। यानी कि 7,29,000 जो संख्या है इसका घनमूल क्या हो जाएगा। तो वो आपके इसमें आ जाएगा घनमूल रहने वाला है 90, इसका घनमूल हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपको दे रखा है 106 कि इस संख्या दे रखी है और इसका आपको सरलीकरण करके लिखना है। तो वो इसका मान आ जाएगा आपके 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 107 आपको दे रखा है, x² - x अंडर कोष्टक a² - 1/a - 1 का गुणनखंड कीजिए। इसके अगर आप गुणनखंड करोगे तो आपको मिलेगा x - a कोष्टक में x + 1/a मिलने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 108 आपको दे रखा है, कोष्टक x + 2y का स्क्वायर + 2x + 2y y + z + y + z का स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। इसके अगर आप गुणनखंड करोगे और इसको गुणनखंड करने पर आपको इसका आंसर मिलेगा x + 3y + z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है, x की घात 5 - x के गुणनखंड है।
तो x की घात 5 माइनस x का जो गुणनखंड आएगा वो आपको इसमें मिलने वाला है ऑप्शन नंबर 3 कि x कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये आपके इसमें मिलने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है, 110 आपको दे रखा है। इसके अंदर कुछ संख्याएं दे रखी है और इसमें पूछा है कि निम्न के अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि अभाज्य जो गुणनखंड आपको पूछा गया है तो इसमें आपके आंसर रहने वाला है 2। 47 प्लस 43 इसका अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा। यानी कि इसमें आपको दे रखा है, देखो 47 की पावर 43 है, प्लस 43 की पावर आपको 43 दे रखी है, प्लस 47 की पावर 43 और 43 की पावर 43। तो इसमें आपको सरल करके लिखना है। तो इसमें जो उभयनिष्ठ आ रहा है उसको आप बाहर ले लोगे तो आपको मिलेगा 47 प्लस 43 मिलने वाला है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 111 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का गुणनखंड है। तो इसमें से कौन सा इसका गुणनखंड रहने वाला है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा एक्स वाई जो है ये इसमें आपको इसके गुणनखंड रहने वाला है। बाकी सभी इसमें आपस में कट के सॉल्व हो जाएगा, बाकी बचने वाला है एक्स वाई, यानी कि ऑप्शन नंबर केवल 4 इसमें आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आपको 112 दे रखा है, x की घात 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी कि x माइनस 1 से अगर भाग देते हैं तो इसमें क्या शेषफल रहता है, तो वो आ जाएगा आपके 1 इसमें शेषफल रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 113 आपको दे रखा है, बहुपद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस a और 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 को x माइनस 2 से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको a का मान पूछा है तो वो आ जाएगा आपके माइनस का 5, इसमें a का मान रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 114 आपको दे रखा है, यदि x माइनस 5 और एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 10 का ये गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें a का जो मान आएगा वो आ जाएगा आपके 4 रहने वाला है, ठीक है ना। आपको इस वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन देखना है पहले और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना, क्योंकि आप साइंस मैथ के हैं तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लोगे और इसमें आपको आंसर है वो 2 मिलने वाला है। अगर आपके आंसर 2 आ रहे हैं इसका मतलब बिल्कुल सही आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको इसको पूरा सॉल्व करके आगे बढ़ना है भाई। तो 114 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 115 आपको दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 के शून्य पूछा गया है। यानी कि एक्स क्यूब दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 के शून्य। तो इसमें जो शून्य आने वाला है वो आ जाएगा आपके -1 -2 -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 116 आपको दे रखा है, 1000 से कम कितने 11 के धनात्मक पूर्णांक गुणज ऐसे हैं जिनके वर्गमूल पूर्ण संख्या है। तो कितनों की वर्गमूल है वो पूर्ण संख्या है तो वो आ जाएगी आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इस बार थोड़ी PDF बड़ी गलत बन गई भाई, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन धुंधले आ रहे हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। लेकिन आप एक बार थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें दिख जाएगा, और नहीं दिखे तो आप मेरी आवाज़ को सुन के इसमें आराम से कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा एडजस्टमेंट करना है इसके अंदर। तो 117 आपको दे रखा है, √7/√875 का मान होगा। तो इसमें जो इसका मान रहने वाला है वो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1/5 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 118 आपको दे रखा है, 21 प्लस √59 प्लस √16 प्लस √222 प्लस √49। तो इसका आप अगर सॉल्व करोगे तो इसमें आपको जो मान मिलने वाला है वो आ जाएगा आपके 5। यानी कि यहाँ तक अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इसमें मिलेगा √21 प्लस में आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है ना। 5 क्या 4 मिलेगा, तो प्लस 21 प्लस 4 कितने हो गए 25। तो 25 का वर्गमूल आपका आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो इस तरफ से आपको बस सॉल्व करते हुए आना है और लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 119 आपको दे रखा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रम से -1/4 या 1/4 है। तो इसमें जो आपके बहुपद आएगा द्विघात वो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 120 आपको दे रखा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b के शून्यक 2 और -3 हो तो a और b का मान है वो क्या रहने वाला है। तो a का मान आ जाएगा आपके 0, b का मान आ जाएगा आपके -6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 121 आपको दे रखा है, तो 121 भी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम 122 की ओर बढ़ रहे हैं। 122 में आपको दे रखा है कि
कलोर सारक प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, यानी कि जो कलोर सारक जो प्रक्रिया होती है इसके द्वारा आपके किसका प्रयोग किया जाता है या किसका निर्माण किया जाता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है भाई। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 123 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण निम्न में से कौन सा रहता है। तो सबसे पहले दे रखा कागज़ के टुकड़े का जलना, तो ये तो एक प्रकार का क्या हो गया, रासायनिक उदाहरण हो गया भाई। तो इसमें आपकी हो गया नीचे दिए गए कोड में सही कोड का आपको चयन भी करके लिखना है। तो कागज़ के टुकड़े करना, हाँ टुकड़े करना तो इसमें भौतिक परिवर्तन, लेकिन जलना इसमें आपके रासायनिक हो जाएगा। तो ये आपके आ जाएगा भौतिक परिवर्तन रहने वाला, क्योंकि कागज़ के आप टुकड़े कर रहे हो तो इसको आप वापस जोड़ के कागज़ भी बना सकते हो। तो ये इसमें सही है। मैग्नीशियम के फीते का जलना, तो फीते का जलना तो वो आपके बिल्कुल इसमें जल गया है, तो वो इसके क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। मेहंदी में उपस्थित लासीन यौगिक के द्वारा वायु या सूर्य के प्रकारक की उपस्थिति में क्रिया कर लाल रंग देना, तो ये भी आपकी रासायनिक क्रिया होती है भाई, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से क्रिया करके वो लाल रंग देती है, तो वो आपकी रासायनिक क्रिया हो जाएगी। और जल का बर्फ व गैस में परिवर्तन होना, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन रहने वाला है। तो इसमें 1 और 4 इसमें आपके भौतिक परिवर्तन हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 124 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है, तो अंगूरों का किण्वन करना, तो बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन होता है। बल्ब का जलना ये और चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है, और ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 125 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा है आपको, तो इसमें देखो प्रिज्म से गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश का 7 रंगों में विक्षेपण होना, तो ये इसमें आपके भौतिक परिवर्तन रहता है। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन, पकाए जाने पर सब्जी का नरम हो जाना, ये आपके रासायनिक परिवर्तन हो जाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इसमें आपके क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 126 आपको दे रखा है, एक रासायनिक परिवर्तन में शामिल हो सकता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन में क्या शामिल रहता है, तो वो आ जाएगा आपके पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना, बिल्कुल सही है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, बिल्कुल सही है। उष्मा, प्रकाश और ध्वनि का उत्पन्न होना, बिल्कुल सही है। यानी कि उपरोक्त सभी आपके इसमें रासायनिक परिवर्तन में शामिल रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 127 आपको दे रखा है, ऑक्सीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑक्सीकरण के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, उस पर आपको विचार करना है और सही कथन कौन से उसका आपको चयन करके लिखना है। पहला आपको दे रखा है, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। और उपचयन के प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में से ऑक्सीकरण हटा करके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन है वो सत्य हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 दोनों ही आपके सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 आपको दे रखा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता नहीं है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की कौन सी विशेषता नहीं रहती है, तो ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल इसमें सही है। और हाइड्रोजन का निकलना ये भी ऑक्सीकरण होता है। और विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, तो विद्युत धनु का जुड़ना ये आपके ऑक्सीकरण नहीं होता है भाई, इसमें आपके हो जाएगा गलत। इलेक्ट्रॉन का त्यागना ये भी आपके ऑक्सीकरण है, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल है, वो इसी विशेषता नहीं रहने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 129 आपको दे रखा है, 129 में आपको दे रखा है अभिक्रिया दे रखी है CuO एंड कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इसको अगर आप गर्म करोगे तो Cu प्लस H2O के लिए सही कथन है। तो इसमें आपके कौन सा कथन सही रहने वाला है देखो, तो कॉपर का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीजन हो रहा है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो ऑक्सीजन थी कॉपर के पास वो इसने त्याग दी और हाइड्रोजन ले ली है, तो हाइड्रोजन का तो हो गया ऑक्सीकरण और कॉपर ने त्यागा, इसका मतलब कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 130 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों का कार्य करता है। कौन है जो कि ऑक्सीकारक का भी काम करता है और अपचायक का भी कार्य करता है, तो वो आ जाएगा आपके H2O2 जो है ये ऑक्सीकारक भी होता है और अपचायक भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 131 आपको दे रखा है, अभिक्रिया 2PbO प्लस O प्लस C, इसमें आता है 2Pb प्लस CO2, तो इसका आपके कथन दे रखा है देखो, शीशा अपचयित हो रहा है
कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें आपको सत्य कथन का पूछा है तो वो आ जाएगा 3 और 4 कि कार्बन का उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड है वो अपचयित हो रहा है। तो इसमें 3 और 4 आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132 दे रखा है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। तो वातावरण में जब चांदी के ऊपर जो काली परत चढ़ती है ये कौन सी प्रक्रिया रहती है, तो वो आ जाएगी आपके संसरण की प्रक्रिया रहने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 133 आपको दे रखा है, Fe2O3+2Al2O3+2Fe यानी कि एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड और 2 फेरस जो दे रखा है। तो इसमें उपरोक्त दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया रहती है, तो ये जो उपरोक्त अभिक्रिया है ये आपके विस्थापन अभिक्रिया आ जाएगी, क्योंकि जैसे ही एल्यूमिनियम आता है तो इस फेरस को यहाँ से विस्थापित करके अलग कर दिया जाता है। तो इसमें आपको आ जाएगी विस्थापन अभिक्रिया रहने वाली है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 134 आपको दे रखा है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर PbNO3 PbO और NO2O3 के गुणांक क्रम से क्या है। तो इसके गुणांक क्या वो क्रम से क्या रहने वाला है, तो ये आपको अभिक्रिया दे रखी है। तो इसको अगर आप संतुलित करोगे तो इसके गुणांक आ जाएगा आपके 2 2 4 1, ठीक है ना, 2 2 4 1 इसमें आपके रहने वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 135 आपको दे रखा है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है तो X का नाम व इसका सूत्र क्या हो जाएगा। तो इसका नाम आ जाएगा आपके बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि बिना बुझा हुआ चूने का उपयोग सफ़ेदी में करते हैं और इसका सूत्र आ जाएगा आपके CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके इसमें रहने वाला है। 136 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपको, निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो कौन सा प्रक्रम है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो वो आ जाएगा आपके इसमें ऑप्शन नंबर 4 कि उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना ही इसमें क्या रहता है, रासायनिक परिवर्तन रहता है। जबकि एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडार करना यह आपके होती है भौतिक क्रिया। वायु का द्रव्यकरण करना ये भी आपके होता है भौतिक परिवर्तन। चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल को रखना तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, भौतिक क्रिया हो जाए, भौतिक परिवर्तन होने वाली है या भौतिक अभिक्रिया होने वाली है। लेकिन 4 नंबर के अंदर आपके इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 137 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें आप असत्य कथन पूछा गया है तो वह आ जाएगा 3। यह एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ये इसमें आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 138 आपको दे रखा है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनकी तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, क्यों होते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपके एक तो खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, बिल्कुल सही है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होते हैं। तो ये दोनों है वो आपस में एक प्रबल क्रिया कर लेते हैं, इसलिए आपकी क्या हो जाएगी, इसमें ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा कि इन दोनों की अभिक्रिया होने से प्रबल अम्ल का या अम्ल प्रबल हो जाते हैं। तो ये आपके इसमें कारण रहने वाला है। तो 138 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 139 देखो, क्षारीय माध्यम में गुड़हल यानी कि चाइना रोज़ सूचक का रंग होता है। तो जो क्षारीय माध्यम में गुड़हल का जो रंग होता है वो आपका आ जाएगा हरे रंग का हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 140 आपको दे रखा है, सूची 1 में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सूची 2 में दिए गए उपयुक्त अनुप्रयोग से मिलान कीजिए। यानी कि इसमें कौन कौन सा है वो इसका आपको मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके इसमें लिखना है और नीचे आपको दिए गए कोड में से सही कोड का चयन भी करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है देखो ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका रहता है CaOCl2, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला रहता है, तो ये इसमें आपके रहने वाला है विरंजकीकरण हो जाता है भाई, ठीक है ना, यानी कि क्लोरीन से क्रिया करता है तो इसका हो जाएगा विरंजनीकरण। तो ये में आ जाएगा 3। फिर दे रखा है आपको बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा जो है ये आपके आ जाएगा एंटासिड, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फिर दे रखा है आपके वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा जो है ये आपके इसमें रहने वाला है कि वॉशिंग सोडा जो है ये आ जाएगा कांच बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है सोडियम क्लोराइड, तो इसका उपयोग हो जाएगा H2 और Cl2 के उत्पादन में होता है सोडियम क्लोराइड, यानी कि 3 4 1 2। तो देखो भाई कौन से ऑप्शन में 3 4 1 2 दे रखा आपको, 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 141 देर का है, मोहर लवण है। तो जो मोहर लवण होता है इसे किस नाम से या किसको कहते हैं? तो मोहर लवण आपके आ जाएगा द्विक और युग्म लवण रहते हैं भाई। जो मोहर लवण होते हैं वो एक तो युग्म लवण होते हैं और द्विक लवण होते हैं, यानी कि दो लवण एक साथ में पाए जाते हैं, तो उनको मोहर लवण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 आपको दे रखा है, सार का जलीय विलयन है। तो सार का जो जलीय विलयन होता है वो आपके लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यानी कि आप पढ़ते हो ना अभी ट्रिक सालिना, तो सालानी यानी कि सार है वो लाल को नीला करता है, और अमल है वो अनिला यानी कि अमल है वो नीले को क्या करता है? लाल करता है। तो नीले को लाल करने वाला अमल हो गया, और लाल को नीला करता है वो आ जाएगा आपके सार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 143 आपको दे रखा है, हमारे उदर में भोजन की पाचन क्रिया किस माध्यम में होती है? तो भोजन की जो पाचन क्रिया है वो आपके अम्लीय माध्यम में होती है, और इसमें प्रमुख अम्ल रहता है HCl, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 144 आपको दे रखा है, सूची 1 में दिए गए उत्पाद का सूची 2 में दिए गए स्रोत के साथ मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दे रखे हैं उत्पाद, सूची 2 में दे रखे हैं आपको स्रोत। सूची 1 में सबसे पहले दे रखा है फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल आपके आ जाएगा इसमें चीटी के अंदर रहने वाला, यानी कि ए में आ जाएगा 3। फिर दे रखा है साइट्रिक अम्ल। तो सिट्रिक जो अम्ल रहता है वो आपके इसमें आ जाएगा नींबू के अंदर पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। फिर आएगा आपके टार्टरिक अम्ल। तो टार्टरिक अम्ल आ जाएगा आपके इमली के अंदर, यानी कि 2 नंबर। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जो है वो आपके अमाशय में पाया जाता है, यानी कि 4 नंबर। तो 3, 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 145 आपको दे रखा है, मधुमक्खी के डंक से अम्ल उत्पन्न होता है जिसके कारण दर्द और जलन होती है, वह अम्ल है। तो मधुमक्खी के डंक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो आ जाएगी आपके मेथेनोइक अम्ल इसमें पाया जाता है भाई। मेथेनोइक अम्ल जो है वो इसके डंक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 146 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम देता है? यानी कि कौन से विकल्प के अंदर अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम दिया गया है? तो वो आ जाएगा आपके सबसे पहले जल, उसके बाद एसिटिक अम्ल, फिर आ जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसमें आपकी अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 147 आपको दे रखा है, दांतों के इनेमल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति होती है। यानी कि दांतों का जो इनेमल है उसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है, इसकी प्रकृति कैसी रहती है? तो वो आ जाएगा आपके सारकीय प्रकृति रहने वाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 148 आपको दे रखा है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है। तो बेकिंग पाउडर का जो एक अवयव रहता है वो आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, तो इसका दूसरा अवयव कौन सा हो जाएगा? तो वो आता है आपके टार्टरिक अम्ल, इसका दूसरा अवयव रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 149 नंबर, जब कोई धातु अम्ल से क्रिया करती है तब एक गैस उत्पन्न होती है, इस गैस के संदर्भ में निम्न कथनों में से सत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो ये आ जाएगा आपके, ये पॉप की ध्वनिक के साथ जलती है, यानी कि जो ये गैस निकलती है ये पॉप की ध्वनिक के साथ है वो जलती है भाई, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? तो कौन सा खनिज है लेकिन अम्ल नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके सिट्रिक जो अम्ल है ये आपके अम्ल नहीं रहता है भाई, ठीक है ना। तो ये थे भाई आपके माइनर टेस्ट नंबर 2 रीट लेवल 2 साइंस मैथ का, जिसका आपने सॉल्यूशन कर लिया है। और सॉल्यूशन कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और आपके जो दोस्त है भाई बहन कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।